हरियाणा में अवैध तौर पर लग रहे टोल टैक्स के खिलाफ लोगों में खासी नाराजगी बनी हुई है। लोगों का कहना है कि पानीपत से दिल्ली जाना हो, रोहतक जाना हो या फिर करनाल जाना हो, हर तरफ टोल ही टोल है। लोगों का कहना है कि पानीपत को शहर नहीं बल्कि देश कहे तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि पानीपत आने के लिए लोगों को पैसे देकर आना पड़ता है। लोगों का कहना है कि पानीपत से असंध की तरफ कोई टोल टैक्स नहीं है और जल्द ही सरकार यहाँ भी टोल वसूलने लगेगी। टोल प्लाजा के बारे में सर क्या बताएं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि ये किसी देश का बॉर्डर हो। हमने पानीपत से रोहतक जाना हो तो बॉर्डर क्रॉस करके सबसे पहले टोल की पर्ची कटाओ, फिर अंदर उसमें एंटर करो। ऐसा ही पानीपत से करनाल की तरफ जाओ, 2 टोल लगते हैं, और पानीपत से दिल्ली की तरफ जाओ तो 1 टोल और आ गया। मुझे जैसा सुनने में आया है कि जैसे एक कानून है कि 60 किलोमीटर के अंदर के दायरे में एक ही कोई टोल नहीं होना चाहिए, जबकि पानीपत डिस्ट्रिक्ट के 5 किलोमीटर के दायरे में 4 टोल आ गए हैं। तो सर सरकार की तरफ से कोई इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पिछली बार मिस्टर चोपड़ा जी आए थे जो कह रहे थे हमारे सांसद कि यहाँ से टोल हटाया जाएगा पानीपत का, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ खोखले वादों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। हमें तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा है, चारों तरफ टोल है, बताओ कहीं भी जा ले, कम से कम 50-60 किलोमीटर की तो ये एवरेज होनी चाहिए थी टोल की। अब जहाँ भी जाओ और महंगे टोल, कहीं 150-200, बताओ क्या करा है। अब पानीपत वाले जैसे करनाल जाए वहाँ, इधर जाए दिल्ली की तरफ जाए उधर भी टोल, यूपी की तरफ जाए वहाँ भी टोल, बताओ पंजाब की तरफ जाए वहाँ भी टोल, और रोहतक की साइड जाए वहाँ भी टोल, बताओ हर जगह। पता नहीं ये सरकार को समझ नहीं आई है क्या कर रही है। चारों तरफ लूट खसोट हो रही है। चलो कोई बात नहीं, रोड बनते हैं उनका भाई ऐसा है, ठेकेदार बनाते हैं रोड, ये तो सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए उन, तो सारा पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ता है। जी मैं भी सोनीपत से आया हूँ, और अब नया इन्होंने मुर्थू में लगा दिया, तो क्या जरूरत है। जब हम गाड़ी के साथ रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स लगाने की जरूरत क्या है उसमें। ये तो गवर्नमेंट की सरासर लूट हो रही है, ये तो गलत है ना। जब रोड टैक्स हम गाड़ी के साथ दे रहे हैं तो टोल टैक्स किस बात का, ये तो गाड़ी के साथ मतलब है। पानीपत के वार्ड 11 की वासी कोमल कोचर ने प्लाट की कीमत का भुगतान करने के बाद भी प्लाट न देने का आरोप टीडीआई पर लगाया है। कोमल ने बताया कि उसने 2012 में एक प्लाट खरीदा था, उसके लिए 31 लाख रुपए का भुगतान भी किस्तों में कर दिया गया। कंपनी ने कहा था कि प्लाट का मालिकाना हक 1 साल में दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जिस प्लाट को बेचा गया उसका लीगल हक भी टीडीआई के पास नहीं है। अब 250 गज के स्थान पर 230 गज का प्लाट ऑफर किया गया है। जो जमीन हमें देने की बात कही जा रही है वह 6 साल बीतने पर भी नहीं दी जा रही। वही कंपनी के अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कोचर दंपति कोर्ट में गया था, जहां दोनों पार्टियों की सहमति बन गई थी और कोचर को प्लाट का भी ऑफर किया गया है। 2012 में 250 गज का एक प्लॉट लिया था मैंने टीडीआई मैनेजमेंट से। उन्होंने ये कहकर मुझे दिया था कि विद इन ए ईयर आपको पोजीशन दे दी जाएगी। 6 साल पहले इन्होंने मेरे से 31 लाख रुपए व्हाइट में, 11 लाख रुपए ब्लैक में, 42 लाख रुपए इन्होंने मेरे से रिसीव कर लिए। किस चीज़ के आज तक ये मुझे जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने रिटर्न में इतनी बार एप्लीकेशन दी इनको, इन्होंने मेरे से एप्लीकेशन रिसीव भी नहीं की। बार बार ऑफिस जाने के बाद भी इन्होंने मेरे से अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और कहा कि यहाँ से निकले, धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। मैं आज एक अकेली औरत अपने हक की डिमांड कर रही हूँ। कृपया मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आप मेरी हेल्प कीजिए। डीटीपी ऑफिस दे चुकी हूँ, सीएम विंडो पे दे चुकी हूँ और एसपी ऑफिस दे चुकी हूँ। सर 250 गज का प्लॉट था, अब 230 गज की पोजीशन की ऑफर कर रहे हैं, और कॉर्नर के साथ वाला कह के प्लॉट बेचा था, अब कॉर्नर के साथ वाला भी दे रहे हैं। सर ऐसे काफ़ी केसेस है, बट कई लोग मीडिया में आने में डरते हैं कि हम मीडिया में नहीं जाएंगे। सर क्या तो पहले तो रिसीव ही नहीं करते हैं, मेरी एप्लीकेशन ही नहीं रिसीव करते हैं, और कहते हैं कि अगर जाना है तो लीगली चाहिए। पर 7 साल तो पहले मैं इनके लिए धक्के खाती थी, अपने एक प्लॉट के लिए, एक घर के लिए। अब मैं लीगली फिर जाऊंगी तो 7 साल और धक्के खाऊंगी। इसलिए मैं अब अकेली आवाज़ उठा रही हूँ कि शायद मीडिया या डीटीपी ऑफिस या डीसी साहब के कहने पर मेरे को कुछ हल निकल जाए। सर हाँ जी, एसपी ऑफिस भी कंप्लेंट किया। सर वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपका हल निकलवाते हैं, हम बोल देते हैं, बस इतना ही जवाब दिया अभी तक तो मुझे, और कंप्लेंट नंबर दे दिया। सर अब पोजीशन ऑफर कर रहे हैं 6 साल बाद।
सर एग्रीमेंट में तो कुछ लिखा ही नहीं ऐसा कि विद इन ईयर देंगे या कम देंगे, बस वर्बली कमिटमेंट्स दी विद इन ईयर हम आपको दे देंगे। सर 6 साल मेरी कमाई, मेरी खून पसीने की कमाई एक मीडियम फैमिली की उनके पास किस बिहाफ पे रही, मेरा क्वेश्चन तो अभी तक यही है बस उनसे। 6 साल बाद मैं प्रॉपर्टी क्यों लूँ, मेरे को पहले ही क्यों नहीं दी, मैं तब अपना घर बना के वहाँ पर रहती, मैं रेंट प्रीमिसेस में रही हूँ इतने साल, उसका कौन पे करेगा। इतनी हरासमेंट दे रहे हैं सर ये बार बार ऑफिस में जाने में, और रिप्लाई कुछ नहीं दे रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा तो आप लीगली जाओ, बस इसके अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का न्योता देने एवं गीता का संदेश पूरे भारत में पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलना निफा के लिए गौरव का विषय है। निफा संस्था के चेयरमैन प्रीतपाल सिंह ने स्काईलार्क में ये बातें वॉइस ऑफ पानीपत से कही। महोत्सव कुरुक्षेत्र में 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के अधिकारी व लोग शामिल होंगे और उनकी टीम गीता सार का नुक्कड़ नाटक, लघु चित्र व पोस्टर से आयोजन का प्रचार कर रही है। हरियाणा सरकार द्वारा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक जो है कुरुक्षेत्र में मनाया जा रहा है, और इसमें 25 नवंबर से 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रहेगा। पूरा फेस्टिवल तो 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक है, पर इंटरनेशनल फेस्टिवल 25 नवंबर से रहेगा, जिसमें देश के राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी आ रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने इस बार ये निश्चय किया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से कि जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है उसमें पूरे देश को न्योता दिया जाए और भगवद गीता का संदेश जो है पूरे देश में पहुंचाया जाए। और हमें गर्व है कि ये जिम्मेदारी जो है, जो युवा सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट, निफा के कंधों पर ये जिम्मेदारी डाली गई। निफा ने इसके लिए 4 ग्रुप बनाए हैं, चारों ग्रुप अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और 10 दिन के अंदर देश के सभी 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में जहां भगवद गीता का संदेश दिया जाएगा, जहां ग्लोबल चैंटिंग जो 30 नवंबर को हो रही है उसके लिए पूरे देश में जो है लोगों को जोड़ा जाएगा कि सभी लोग ग्लोबल चैंटिंग, गीता का जो ग्लोबल चैंटिंग है पाठ हो रहा है उसमें सभी जो है राज्यों के लोग शामिल हों। वहीं साथ में उनको हरियाणा आने के लिए निमंत्रण भी दिया जा रहा है। हमारा एक ग्रुप नॉर्थ ईस्ट कर रहा है, एक ग्रुप जो है दक्षिण भारत में गया हुआ है, 2 ग्रुप कुरुक्षेत्र से शुरू हुए थे जिसमें से एक ग्रुप इस समय जो है झारखंड पहुंचा हुआ है और वहां से वो आगे ट्रैवल करेगा। एक ग्रुप जिसको मैं जो है जिसका नेतृत्व मुझे करने का सौभाग्य मिला है, हम लोग कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से जम्मू और पंजाब से होते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ से हम लोग आगे राजस्थान जाएंगे, राजस्थान से हम लोग गुजरात, दमन दीव और मध्य प्रदेश होते हुए हम लोग वापस आएंगे। भारतीय महिला कल्याण समिति एवं श्री सोम भाई मेमोरियल ट्रस्ट के तत्वाधान में आर्य समाज मॉडल टाउन में 23वां तुलसी विवाह का आयोजन किया गया। भारतीय महिला कल्याण समिति की अध्यक्षा और ट्रस्ट की सचिव निर्मल दत्त द्वारा दोनों संस्थाओं की रिपोर्ट पढ़ते हुए बताया कि समिति गत 25 सालों से समाज के पिछड़े तबकों विशेषकर महिलाओं के कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रही है। अब तक समिति 280 कन्याओं की शादी भी करवा चुकी है। भारतीय महिला कल्याण समिति रजिस्टर्ड संस्था है और सोमभाई मेमोरियल ट्रस्ट आदि आश्रम ये भी रजिस्टर्ड संस्था है। दोनों संस्थाओं के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 23वां ये सामूहिक तुलसी विवाह है। भारतीय महिला कल्याण समिति 1991 से कार्य कर रही है और पहले ये छोटे लेवल पे लड़कियों को इस तरह की मदद करते थे, उनकी शिक्षा का प्रबंध या उनको सिलाई सिखाने का, ब्यूटिशियन कोर्स का या छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं, खाना पकाना और कोई जैम और सॉसेस वगैरह बनाना, ऐसे ऐसे कार्यक्रम में लड़कियों को, ताकि लड़कियाँ सक्षम हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए, इस तरह के कार्यक्रम विशेषकर लड़कियों के। इसके अलावा विकलांगों के लिए भी कार्य करते हैं, नेत्रों के लिए भी बहुत कार्य किया 2-3 साल से, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गए तो बहुत ऑपरेशन, लगभग लेकर 1000 से ऊपर ऑपरेशन कराए हैं, अनेकों OPD कराई है। अभी भी कोई आँख के लिए मदद मांगने आता है तो संस्था तैयार रहती है करवाने के लिए। हर एक समाज का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहता है। ये महिलाएं भी हमारे से जुड़कर काम करती हैं। आज कितनी लड़कियों की संदेश में कराई गई है? आज की 11 लड़कियों के साथ। जिला बाल कल्याण परिषद की ओर से बाल भवन में राष्ट्रीय बाल दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि SDM विवेक चौधरी रहे। समारोह में जिला शिक्षा अधिकारी उदय प्रताप सिंह, जिला बाल कल्याण अधिकारी अमरनाथ नरवाल, जिला बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन सुमन सूद, MC दुष्यंत भट्ट, जिला महिला भाजपा की प्रधान डॉक्टर अर्चना गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रही। बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। बाल उत्सव प्रतियोगिताओं में लगभग 2000 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 227 बच्चों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।
कांग्रेस समर्थित पार्षदों द्वारा स्काईलार्क में पत्रकार वार्ता कर भाजपा नेता और निगम के अधिकारियों पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि 24 वार्डों में जो सामुदायिक केंद्र बनाए जा रहे हैं वो इलीगल हैं। इसी के चलते निगम कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पहले भी एक जेई को सस्पेंड किया गया है और साथ ही अन्य अधिकारियों से भी जवाब तलब किया गया है। इसमें वार्ड नंबर 7 में एक कम्युनिटी सेंटर का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था। तो वर्क ऑर्डर जो जारी किया गया था उसमें आवश्यक है कि जहां हम अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करें, विकास कार्य करते हैं और स्पेशली अगर हम कम्युनिटी सेंटर आदि कोई बनाते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ वो ज़मीन हमारे नाम हो जाए, ट्रांसफ़र हमारे नाम मलकियत होनी चाहिए। तो अभी मलकियत के कागजात पूरे नहीं थे, एफिडेविट आदि तो उन्होंने दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से मलकियत अभी कॉरपोरेशन के नाम नहीं हुई थी। तो ये जो भी वहाँ जिम्मेदारी बनती है कि अच्छी तरह सुनिश्चित करें। पहला स्टेज वही है, एस्टीमेट बनाए जाने का, कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे करने का। उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेज पर एमई की स्टेज पर पहुँचता है। तो एमई और जेई, एमई और उसके बाद एक्सियन, एमई साहब चेक करते हैं, उसके बाद एक्सियन चेक करते हैं, फिर एससी साहब चेक करते हैं। अगर उनसे जो जेई हैं उनसे गलती हुई है तो एमई को भी चेक करना चाहिए था उसे। एमई से चेक करने के बाद फिर एक्सियन साहब को भी चेक करना चाहिए था, सारी हमारी मलकियत हमारे नाम आ जाए। तो क्योंकि अभी ज़मीन की मलकियत नहीं पहुंची थी, हमारे नगर निगम के नाम नहीं आई थी और वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया था, इसलिए उसको सस्पेंड। तीन अधिकारी इसमें जो 2 एमई लेवल के हैं, एक एक्शन के हैं और एक जेई हैं, 4 उनको शो कोज नोटिस दिया है कि उनको भी चेक करना चाहिए था। एमई ने जो एस्टीमेट बनाए हैं तो एस्टीमेट बनाने के बाद जो हमारे पास एमई साहब के पास पहुंचते हैं वो चेक होने चाहिए। मौके पर जाएं, चेक करें, डॉक्यूमेंट्स देखें, फिर एक्शन साहब को भी चेक करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि शायद इसमें कुछ कमी रह सकती है तो वो भी मौके पर एक बार जरूर देख लें। तो क्योंकि ये इस प्रकार से वर्क ऑर्डर ही जारी कर दिया एक्शन साहब ने, तो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया हमें लगा कि उनकी गलती है, वर्क ऑर्डर एक्शन साहब को जारी नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उनको भी शो कोज नोटिस दिया गया है। अगर कोई संस्थाएं हैं, इनको चेक करा लिया जाएगा। कोई संस्थाएं हैं और उन पर कोई निर्माण कार्य किया गया, लिख के दे दिया है, तो उसके बारे में हम एक बार चेकिंग कर लेंगे। दोबारा सारे जितने भी कम्युनिटी सेंटर इस प्रकार से बने हैं उनकी दोबारा चेकिंग करा लेंगे।